Okay then. Open your book. Lesson 5. Page number 35. Page number 35. We have read till now कि नजब फाइनली बॉर्डर क्रॉस करके वहां तक पहुंच गया। रेंजर्स ने उसका पीछा किया, लेकिन रेत का जो तूफान था, द स्टॉर्म दैट केम बिटवीन बोथ ऑफ देम, द हंटर एंड द हंटेड, और उसकी वजह से नजब बच गया क्योंकि बीच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जब ये तूफान थमा, यानी कि जब डस्ट सेटल हुई, तो ही वॉज अलोन इन द रैन। द नेक्स्ट फ्यू आवर्स पास्ड इन अ डेज. He was mortally scared that Allah Rakha may die of fatigue. To ease him of his burden, he now started walking beside him. Within an hour, the sail had scraped the callus from his feet and scared them with agonizing cracks. तो उसको अब डर था कि अल्लाह रखा कहीं फटीग यानी थकान की वजह से मर ना जाए, तो उसको थोड़ा कंफर्ट देने के लिए वो उस पर से उतर गया और उसके साथ साथ चलने लगा। Now a camel can walk easily in the desert, but human beings cannot walk in that hot sand. तेज धूप पड़ रही थी और रेत जो थी वो बहुत गर्म थी, तो उसमें जैसे ही वो पैदल चला, थोड़ी ही देर में, विद इन एन आवर यानी 1 घंटे के अंदर अंदर उसके पैरों में छाले पड़ गए जो, और क्रैक, दरारें पड़ गई उसके पैरों में। अंडर अ हॉट thin sky, the ran was blazing now, throwing up wild needles which hurt the eyes. And as the ran palpitated, it haunted him with its mirage, pools of shadow, scooped half moons of water. Hours of wandering as if in trance, attempting to lick the receding edges of the mirage. Then light thinning away, and an hour or two later, dusk and a thin plume of smoke rising from a dung fire. Allah be praised, he was now within range. And जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि डे लाइट में यानी कि दिन के समय में डेजर्ट एरिया को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। हॉट टिन स्काई मीन्स जैसे टिन की शीट जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो तपने लगती है बुरी तरह से, तो ऐसे ही आसमान से आग बरस रही थी। इट वॉज बर्निंग लाइक अ टिन शीट, और जो रेत है वो उड़ उड़ करके आंखों में आ रही थी, लाइक नीडल्स, चुभन हो रही थी। एंड एज द रैन पैल्पिटेटेड, धड़कना, पल्पिटेटेड मीन्स जैसे धड़कन होती है, तो जब सैंड उड़ती थी हवा की के साथ, तो वो जो लहरें बन जाती थी, तो कहीं डिप्रेशन यानी गड्ढा जैसा हो जाता था, कहीं ऊंचा हो जाता था। तो मिराज इफेक्ट की वजह से ऐसा लगता था जैसे कि आगे पानी भरा हुआ है। और कई देर तक, कई घंटों तक इसी तरह से घूमते रहने से उसको डायरेक्शन भी नहीं मालूम था। ही वाज जस्ट मूविंग अहेड, जैसे कि वो मिराज इफेक्ट जो था उसकी एज तक वो जब पहुंचता तो वहां सब कुछ गायब हो जाता था। और धीरे धीरे जो सनलाइट है वो कम होने लगी। 1-2 घंटे के बाद डस्क यानी कि सनसेट हो गया था, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत जो उजाला बचता है, तो उस टाइम तक फिर एक थिन प्लूम ऑफ स्मोक यानी हल्की सी स्मेल उसको आई। डंग फायर यानी जो कंडे जलाते हैं, चूल्हा जलता है, तो उसकी धुआं उसको महसूस हुई। एंड देन ही थैंक गॉड, अल्लाह बी प्रेज, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को उसने धन्यवाद दिया कि अब वो रेंज में पहुंच गया है, यानी कि जो गांव है वो नजदीक है।
He waited for night to descend and then struck out hobbling on his toes, for this desert odyssey had cost him his heels. Within an hour he was at the clove seller's door. So अब रात होने का वो वेट कर रहा था और ओडिसी मीन्स अ लॉन्ग जर्नी, एक्साइटिंग जर्नी, जो रोमांचक यात्रा, एडवेंचरस जर्नी वो करके आया था, जिसमें उसने सारी उन चीजों को एक्सपीरियंस कर लिया था जिनकी वजह से लोग डरते हैं डेजर्ट को दिन के समय क्रॉस करने से. सो ही वेटेड फॉर द नाइट टू डिसेंड. थोड़ी जब रात हो गई तो हॉबलिंग ऑन हिज टोज, यानी पंजों के बल चल करके वो आगे चलने लगा उसके घर तक, क्योंकि जो उसकी एड़ियां थी, हील्स थी, वो सारी क्रैक हो गई थी, छाले पड़ गए थे उसके पैरों में. और 1 घंटे के अंदर अंदर वो क्लोव सेलर के दरवाजे पर था, यानी काले शाह के घर पर पहुंच गया था. फातिमा रोज फ्रॉम हर बेड लाइक अ पैनिक स्ट्रिकन डॉग as he called out her name softly through the window bars. और खिड़की में से जैसे ही उसने फातिमा को आवाज दी तो वो एकदम घबरा करके उठी. पैनिक स्ट्रिकन यानी एकदम घबरा जाना. डो मीन्स फीमेल डियर यानी हिरनी. तो घबरा करके जैसे वो उठी. It took some anxious moments for it to sink in that it was नजब. थोड़ा समय लगा उसको, फिर उसको यकीन करने में, विश्वास करने में कि सच में नजब वहां आ गया था. Her lustrous eyes lit up the dark of the room as she opened the door. उसकी आंखों में चमक आ गई नजब को देखते ही, and she opened the door. 2 hours before dawn, Kale Shah was woken up by the beat constable banging on the door. A smuggler has come across the Ran, Kale Shah. You wouldn't know anything about him, would you? कसम तुम्हारी, not a sparrow has entered the house or the village. Even the dogs have not been barking tonight. Then he added with a knowing wink, why should a smuggler come to me? और डॉन से यानी सुबह होने से 2 घंटे पहले काले शाह के दरवाजे पर दस्तक हुई. बीट कांस्टेबल जो गश्त करते रहते हैं, उसने दरवाजा बजाया और उसने कहा कि एक स्मगलर रैन को क्रॉस करके यानी डेजर्ट को क्रॉस करके यहाँ आया है. क्या तुम उसके बारे में जानते हो? बट देन ही सेड कि स्मगलर तो दूर, यहाँ तो कोई चिड़िया भी घर में या गांव में नहीं घुसी है, क्योंकि आज तो डॉग्स के बार्किंग की भी आवाज नहीं आई. अगर किसी स्ट्रेंजर को वो देखते तो डेफिनेटली दे वुड हैव बार्क. और फिर उसने नोइंग विंक यानी कि थोड़ा बनते हुए, प्रिटेंड करते हुए कहा कि वैसे भी स्मगलर मेरे पास क्यों आएगा. बट द लॉ वॉज नॉट अम्यूज्ड. काले शाह, he said sardonically, your belly is stuffed full with silver. It would outweigh even the dirt in your heart. और बट द लॉ वॉज नॉट अम्यूज्ड यानी कि जो कांस्टेबल था वो इससे कोई प्रभावित नहीं हुआ, और उसने sardonically यानी टॉन्टिंग वे में, शोइंग लिटिल रिस्क, थोड़ा व्यंग और अपमान से उसने कहा कि तुम्हारा पेट वैसे ही चांदी सोने से भरा हुआ है, यानी तुम क्या, ही वांटेड टू से कि तुम जो कुछ करते हो वो सब मालूम है, बट पकड़े नहीं जाते हो बिकॉज देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट यू. The constable's words rattled like a sack of empty cans in his head and prevented him from sleeping. और ये कांस्टेबल के जो शब्द थे वो उसके दिमाग में गूंजते रहे, वो आगे फिर सो नहीं पाया. बिकॉज डेफिनेटली ही वॉज अ स्मगलर, और उसको ये था कि पुलिस को अगर शक हो गया तो फिर वो पकड़ा जाएगा. You have a guest, said Fatima as she brought him his tumbler of hot steaming milk next morning. It is Nazab. He stayed the night in the cattle shed. For a moment he was terrified. A smuggler in the house, the police prowling all around, and he did not even know of it. His meeting with Najab had been brief. The rest fellow had brought no tenduli. और सुबह जब फातिमा काले शाह के लिए दूध लेकर के गई तो उसने बताया कि एक गेस्ट है, नजब,
और रात भर ये कैटल शेड में रहा है। ये सुनते ही थोड़ी देर के लिए कालेशाह डर गया, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी उससे पूछ चुकी थी कि एक स्मगलर यहाँ आया है और स्मगलर उसी के घर में मौजूद था। पुलिस उसके पीछे थी और उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो व्हेन ही मेट नजब, तो उसको और गुस्सा आया कि ये तेंदू लीफ भी लेकर नहीं आया है। फर्स्ट यू कम अनअनाउंस्ड, ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू, एंड देन आई फाइंड यू have come with nothing. Trading with you is going to be a dead loss, son, with the corpse on your back and your hands empty. तो नजब ने उससे कहा कि पहली बात तो तुम बिना बताए आए, पुलिस को अपने साथ पीछे पीछे यहाँ तक लेकर के आए, और फिर तुम खाली हाथ और आए हो, यानी कि तेंदू लीफ भी लेकर नहीं आए हो। तो तुम्हारे साथ बिजनेस करना, ट्रेडिंग करना विल बी जस्ट अ लॉस, नुकसान के सिवा और कुछ नहीं है। Nazab thought that Kaleshah's waist cloth, with its black and white checks, looked like a chessboard. He would have to make his moves carefully. He showed the gold bracelet. I have come for the clothes, Chacha Jan, and I shall pay in gold. नजब ने सोचा कि जिस तरह का वेस्ट क्लॉथ, यानी जो तहमद कालेशाह ने पहन रखा है, ब्लैक एंड व्हाइट चेक्स वाला, तो वो एक शतरंज के बोर्ड की तरह है, चेस बोर्ड की तरह है, और उसको अपनी हर चाल बहुत सावधानी से चलनी पड़ेगी। सो ही न्यू दैट ही वॉज अ ग्रीडी मैन, ही लव्ड मनी। तो उसने दिखाया कि मैं ये गोल्ड ब्रेसलेट मेरे पास है, मैं यहाँ तेंदू लीफ मसाले लौंग लेने के लिए आया हूँ, और मैं उसकी कीमत गोल्ड में अदा करूंगा, यानी आई विल गिव यू दिस गोल्ड ब्रेसलेट। द नेक्स्ट 2 days Kaleshah was busy buying clothes and arranging to get a Larakha gaze a few miles away by a cowherd. Otherwise, the presence of a strange camel would have let loose a babble of tongues. Nazab slept in the cattle shed in the evening and slipped into Fatima's room late at night. अगले 2 दिन तक कालेशाह जो था, उसकी चाल काम कर रही थी नजब की, और अगले 2 दिन तक कालेशाह लौंग खरीदने में बिजी रहा। अल्लाह रखा का भी उसने अरेंजमेंट कर दिया कि कहीं दूर उसको चरने के लिए भेज दिया जाए, बाय अ काउ हर्ड, एक चरवाहा उसको लेकर चला जाए, क्योंकि वहां पर एक अजनबी अनजान कैमल की प्रेजेंस अगर नोटिस कर ली जाती तो इट वुड गिव बर्थ टू द बैबल ऑफ टंग्स। बैबल ऑफ टंग्स मतलब एक इडियम है, यानी लोगों में बातें बनने लग जाती, लोग बात करने लगते और चर्चाएं चालू हो जाती इसके बारे में। नजब रात को कैटल शेड में शाम तक कैटल शेड में रहता था, और रात होते ही फातिमा के रूम में एंटर कर जाता था। They want me to marry Mahfouz Ali, she told him. He is related to us from my mother's family. The way he stammers, you should hear him. Urchins start mimicking him the moment they set eyes on him. It is just a step removed from being hounded like a madman and pelted with stones. फिर उसने बताया फातिमा ने कि वो जो उसकी शादी महफूज अली से तय कर दी गई है, जो कि उसकी मदर की फैमिली में कहीं रिलेटेड है, और जिस तरह से वो स्टैमर यानी हकलाना, जिस तरह से वो हकलाता है, अगर तुम उसको सुनो तो तुम भी यू विल स्टार्ट हेटिंग हिम। और वैसे भी जो भी उसको देखते हैं वो उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं, मिमिकिंग, उसकी नकल उतारने लगते हैं। एंड ही इज लाइक अ फेलो, जैसे कि पागलों पर लोग पत्थर फेंकने लगते हैं, ही इज जस्ट लाइक दैट। Has it never occurred to you to take a ride on Alarkha across the Ran? She had kept silent and silence was assent. It was as simple as that. और तब उसने कहा कि क्या तुमने कभी सोचा है कि अल्लाह रखा पर बैठ करके रैन क्रॉस कर जाए? दैट मीन्स ही वांटेड टू आस्क दैट इफ शी वाज रेडी टू कम विद हिम, अगर वो उसके साथ आना चाहती है
So Fatima did not speak anything. She kept silent. But कई बार खामोशी भी एक तरह की सहमति होती है. तो उसने समझ लिया that she was ready to elope with him. The first lurch of the camel next evening and they were off. First lurch यानी कि जब कैमल खड़ा होता है तो जो मूवमेंट उसका होता है, तो अगली शाम को जैसे ही कैमल उठा वो दोनों वहां से निकल लिए. He had waited with his camel at the outskirts of the village and she had slipped out after her father had started snoring. The moment it was only in passing that she thought of the village she was leaving for good. As for quitting one country and entering another, she never gave it a thought. Where did one have the time for Pakistan and Hindustan when one was eloping with one's love and crossing the desert which divided both physically and symbolically the two countries? For her, it meant just a shift in dialect, a smear of Kachi added, and a little of Sindhi sand peppered away. और नजब अपने कैमल के साथ आउटस्कर्ट्स यानी कि बाउंड्री, विलेज की बाउंड्री पर वेट कर रहा था और वो जब उसके फादर सो गए, ही स्टार्टेड स्नोरिंग, खर्राटे भरना उन्होंने स्टार्ट किया, तब वो वहां से निकल आई. ये पल उन दोनों के लिए बहुत बड़ा था एंड एक नर्वसनेस भी थी, घबराहट भी थी. दे नेवर न्यू व्हाट विल हैपन, वेदर दे विल क्रॉस द डेजर्ट सेफली, पकड़े जाएंगे या पहुंच जाएंगे, कुछ उनको पता नहीं था. सो बोथ ऑफ देम डिड नॉट स्पीक एनीथिंग. और जब वो वहां से निकल रहे थे तो एक बार के लिए उसको ख्याल आया कि वो अपना गांव, अपना देश, सब कुछ छोड़कर जा रही है. बट देन शी थॉट दैट शी वाज लीविंग फॉर गुड, क्योंकि शी डिड नॉट वांट टू मैरी महफूज अली, उससे वो शादी नहीं करना चाहती थी. और शी वाज गोइंग विद हिज लव, सॉरी विद हर लव. तो इसलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ख्याल अभी उससे काफी दूर था. और फिर उसने सोचा कि वो सिर्फ इस डेजर्ट को क्रॉस कर रही है जो डिवाइड करता है फिजिकली और सिंबॉलिकली इन दोनों पाकिस्तान को, क्योंकि बाकी सब कुछ सिमिलर है. डेजर्ट पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान के एरिया में भी है, डेजर्ट हिंदुस्तान के एरिया में भी है. ओनली अ बाउंड्री मार्क्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज. सिर्फ एक जो लाइन है, एक जो बाउंड्री है, वो इन दोनों को अलग करती है. बाकी सब कुछ वैसा ही है. जो एनवायरमेंट यहाँ पर है वैसा ही एनवायरमेंट उस लाइन के उस पार भी है. सिर्फ थोड़ा सा डायलेक्ट, डायलेक्ट मीन्स लहजा, बोलने का लहजा, यानी भाषा यहाँ भी वही बोली जाती है, वहां भी वही बोली जाती है. थोड़ा सा डायलेक्ट यानी कि लहजा चेंज हो जाता है, क्योंकि उधर जो बोली जाती है हिंदुस्तान में, वो उसमें थोड़ा बहुत कच्छ का टच आ जाता है, रैन ऑफ कच्छ. तो वहां का की जो लोकल लैंग्वेज है उसका थोड़ा सा डायलेक्ट उसमें मिक्स हो जाता है. और यहाँ जो बोली जाती है उसमें थोड़ा सा सिंधी टच, यानी सिंध में जो बोली जाती है उसका टच आ जाता है. तो देयर इज ओनली अ चेंज, slight change in the dialect of the language, otherwise everything is similar. There is no change across the borders. ना इस पार और उस पार दोनों सिमिलर हैं, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है. And the camel lurched and bumped onwards and Najab drove him hard. और कैमल की जैसी चाल होती है उसको कहा गया है द कैमल लर्ज्ड एंड बम्प्ड टुवर्ड्स, यानी आगे की तरफ वो चल दिया और नजब ने उसको बहुत फास्ट चलने के लिए प्रोवोक किया. बाय द टाइम दे रीच्ड सारबेला शी वाज एग्जॉस्टेड एंड फेल asleep. और सारबेला तक पहुंचते पहुंचते फातिमा बहुत थक गई थी और वो सो गई थी. सारबेला जो कि बॉर्डर से 10 माइल्स दूर है और वहां से फिर उसका घर पड़ता है 20 miles away. She woke up in the afternoon to find the sky overcast. It depth upon depth of dark as nimbus gathering
at the summons of a storm god. और सारबेला में उन लोगों को रुकना था क्योंकि आगे की जर्नी they would continue at night. तो वहां वो लोग रुके और दोपहर तक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि आकाश में पूरे बादल छा गए हैं और शाम होते होते डार्क एज निम्बस, निम्बस यानी डार्क क्लाउड्स विच कंटेन रेन, गहरे काले बादल जिनमें पानी भरा होता है, तो वो वहां पर इकट्ठे हो गए थे एट द समन्स ऑफ अ स्टॉर्म गॉड। और तूफान आंधी चल रही थी यानी तेज हवाएं चल रही थी और बारिश होने के पूरे पूरे चांसेस थे। अनदर नाइट दे जर्नीड फेसिंग द विंड which hurled the sand in their faces. As they neared Khavda, the thunder started rolling and reverberating across the skies. और रात को फिर उन्होंने अपनी यात्रा कंटिन्यू की। तेज हवा अभी भी चल रही थी जिससे कि रेत उड़ उड़ करके उनके चेहरे से टकरा रही थी। और जैसे ही वो नजब के गांव खावदा के नजदीक पहुंचे तो और तेज तूफान आने लगा जो और बादल गरजने लगे। रिवर्बरेटिंग यानी कि बादलों की गरजने की आवाज। तो तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे। 3 times during the night, आफ्ताब had opened the door thinking his son had come. और उधर आफ्ताब जो है वो ऑडली अपने बेटे का वेट कर रहा था एंड ही वॉज होपफुल कि वो वापस आएगा एंड ही वॉज अफ्रेड ऑल्सो, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। तो ही वॉज वरीड फॉर हिज सन। तो हर 3 बार उसने उठ उठ करके दरवाजा खोला ये सोच करके कि उसका बेटा आ गया है, लेकिन हर बार उसने देखा कि वो हवा की वजह से दरवाजा हिल रहा था, नॉक हो रहा था। दिस टाइम द बैंगिंग वॉज परसिस्टेंट एंड 4th टाइम जब दरवाजे पर दस्तक हुई, नॉकिंग हुई, तो उसने देखा कि कंटिन्यूअसली नॉक किया जा रहा है। When he unlatched the door, he found Allah Rakha shying away from a streak of lightning. और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि अल्लाह रखा बिजली की चमक में उसको अल्लाह रखा दिखाई दिया। Huge isolated drops of rain were falling, kicking up the dust. और उतनी ही देर में बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की पानी की गिरने लगी। आफ्ताब steeled himself. He would not allow any relief, any expression of joy to show on his face. अंदर ही अंदर आफ्ताब बहुत खुश हुआ। He was feeling relieved, relaxed कि उसका बेटा लौट आया है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता था तो वो अपने इमोशंस को छुपा रहा था। अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाना चाह रहा था वो। Son, have you brought anything? He asked, an edge of iron deliberately introduced into voice. और फिर उसने कहा क्या तुम कुछ लाए हो? तो प्रिटेंडेड गुस्से में उसने उससे पूछा कि तुम वहां से क्या लेकर के आए हो? यस, ही रिप्लाइड एज ही अशर्ड फातिमा इन। और उसने कहा हाँ, और उसने फातिमा को आगे कर दिया। एंड उसी वक्त बारिश जो थी वो हुई थी। द रेन स्टॉर्म डाउन एंड स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्रॉट। एंड दैट वाज द टाइम जब 3 साल का सूखा पड़ रहा था, जो वहां पर 3 years का ड्रॉट जो था वो खत्म हो गया। और लोग अभी भी इस बात को याद करते हैं कि 3 साल के बाद बारिश उस दिन हुई थी जिस दिन फातिमा ने गांव में एंटर किया था। सो दिस वाज अ सिंपल स्टोरी जो हमें ये बताती है कि अगर तीव्र इच्छा हो, डिटर्मिनेशन हो, तो इम्पॉसिबल काम भी इंसान कर लेता है और जो उसको अचीव करना है वो अचीव कर लेता है। इज दैट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? Okay, then let me tell you the word meanings. Drought यानी a long period when there is little or no rain.
यानी जब बारिश नहीं होती है और सूखा पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉट. स्ट्रिकन, सफरिंग सिवियरली फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, किसी अनप्लेजेंट चीज को बर्दाश्त करना. स्कैब, rough surface made of dried blood which forms over a cut, broken skin while it is healing. जब हमें चोट लगती है तो जो ब्लड निकलता है वो सूख जाता है और उसके ऊपर एक स्कैब बन जाता है, एक थक्का सा बन जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, एंड दैट इज कॉल्ड स्कैब. चंक्स, रफली कट पीसेस, जो किसी शेप, रेगुलर शेप में नहीं होते हैं, कुछ टुकड़े जो कट जाते हैं. emaciated, very weak and thin, usually because of illness or extreme hunger, भूख से या बीमारी से बिल्कुल दुबला और कमजोर हो जाना. ओमेन, ओमेन होता है शगुन, a sign of how a fortune event will take place, both a good omen and bad omen. तो शगुन होते हैं जो ये बताते हैं कि कौन सा काम सही होगा, कौन सा नहीं होगा. अच्छा शगुन अगर है तो दैट मीन्स दैट वर्क विल बी फुलफिल्ड, और अगर बुरा शगुन होता है तो दैट मीन्स कि वो काम होने के चांसेस कम है. तो ओमेन मीन्स शगुन. गॉबल्ड अप, जल्दी जल्दी खाना और निगलना. ट्रस्ट, वॉक स्लोली विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, स्पेशली ओवर अ डिफिकल्ट सरफेस, किसी भारी सामान को उठा करके चलना या फिर किसी रफ सरफेस पर चलना. तो जिस तरह से धीरे धीरे हम लोग चलते हैं, मुश्किल से, कठिनाई से, दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट. रेक्लूसिव, वो व्यक्ति जो बिल्कुल एकांत में अकेले रहना पसंद करता है, जो किसी कंपनी को अवॉइड करता है, एंड नाइदर दैट पर्सन टॉक्स टू अदर पीपल. स्क्वेंडर, spend or use money in supplies in a wasteful way or to waste opportunities by not using them. स्क्वेंडर का मतलब पैसे को वेस्ट करना या फिर जो अवसर, जो मौके मिलते हैं उसको भी वेस्ट करना. डिफिडेंस मीन्स शाय एंड नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ एबिलिटीज, जो शर्मीला है और जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है. इंट्रोवर्ट, वो पर्सन जो बिल्कुल चुप रहता है, खामोश रहता है, बहुत कम बोलता है और अपने आप में ही खोया रहता है, पर अपनी फीलिंग्स को भी किसी के साथ शेयर नहीं करता है. वेटरन, अ पर्सन हु हैज had a lot of experience of a particular activity, having been involved in a particular activity for a long time. वेटरन यानी जो अनुभवी व्यक्ति होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी खास काम को वो लगातार करता है तो उसको उस चीज का एक्सपीरियंस हो जाता है. टिंज, अ वेरी स्लाइट अमाउंट ऑफ अ कलर और ऑफ अ फीलिंग, एक हल्का सा धब्बा किसी रंग का या फिर फीलिंग का. एलिसिट, रिस्पॉन्स बताना या रिएक्ट करना. स्लर्ड, प्रोनाउंस बैडली एंड रॉन्गली, स्पोक इन एन अनक्लियर वे. प्रोनाउंसिएशन, किसी शब्द को गलत ढंग से प्रोनाउंस करना या फिर बिल्कुल अस्पष्ट बोलना, यानी जो क्लियर नहीं है. ग्रोटेस्क मीन्स वेरी ऑड एंड अगली, बहुत ही कुरूप और भद्दा. स्टैमर, हकलाना. फ्यूरी, वाइल्ड एंगर यानी बहुत ज्यादा गुस्सा होना. चैग्रिन, निराशा या गुस्सा, खास तौर से तब जब खुद पर गुस्सा आता है, कॉज्ड बाय अ फेलियर और अ मिस्टेक. फ्लैगलिंग, न्यू एंड विदाउट एक्सपीरियंस, जो नया है और नौसिखिया है, जिसको कोई अनुभव नहीं है. शैम्बलिंग, वॉकिंग वेरी स्लोली एंड ऑकवर्डली विदाउट लिफ्टिंग वंस फीट, बहुत धीरे चलना और पैर बिना उठाए चलना. Corrugated, a sheet of iron or cardboard shaped into folds. आयरन की शीट या कार्डबोर्ड को जब हम फोल्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड corrugated.
Mirage, a hope or wish that has no chance of being achieved. An image seems to be far away but does not exist. So कोई भी ऐसी उम्मीद या ऐसी डिजायर जिसके फुलफिल होने के चांसेस बहुत कम हैं, जैसे कि जो मिराज इफेक्ट होता है उसमें हमें दूर एक इमेज नजर आती है, ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है या कोई चीज है, बट जब हम वहां तक पहुंचते हैं तो उसका कोई अस्तित्व वहां नहीं होता है। फैटीग, एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकान होना। सकम, लॉस द डिटर्मिनेशन टू अपोज समथिंग, यानी सरेंडर कर देना, समर्पण कर देना। ओडिसी इज अ लॉन्ग एंड एक्साइटिंग जर्नी, रोमांचक यात्रा। लेविएथन इज अ सी एनिमल, lumbering, moving very slowly and heavily. जब callus means an area of hard thickened skin, जब स्किन बहुत हार्ड हो जाती है यानी उसके क्रैक्स हो जाते हैं और छाले पड़ जाते हैं, उसकी सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है। लस्टर्स, चमकीला, चमकना। sardonically, showing little respect to a person and making fun in an unkind way, just because one thinks that he or she is very important. जब कोई अपने आप को बहुत ज्यादा क्लेवर समझता है तो उसका जिस तरह से मजाक उड़ाने वाले अंदाज में जो बात कही जाती है, दैट इज कॉल्ड sardonically. Lurch, to move in a way that is not regular or normal or to make sudden movements backwards or forward. तो जब कैमल खड़ा होता है तो जिस तरह की मूवमेंट वो करता है, दैट इज कॉल्ड लर्च। Assured, showed someone where he or she should go or made someone go. आगे आकर के चलने सिखाना। Nimbus, dark grey cloud which often produces rain. घने काले बादल जिनमें बारिश, जिसमें पानी होता है। रिवर्बरेटिंग यानी कि बादलों के गरजने की जो आवाज होती है। Now choose the correct alternative. Drought in Kutch had lasted for 3 years. Whenever Najab and his father crossed ran earlier, each time they had taken with them tendu leaf. The relationship between Kalisha and Fatima, father and daughter. The name of Najab's camel was Allah Rakha. Why did the wren look like a paralyzed monster? Question answers. So it looked like a paralyzed monster because there was drought for 3 years और तेज धूप और बारिश नहीं होने की वजह से जो जमीन है वो पूरी क्रैक हो गई थी, and it looked like a paralyzed monster. What important incident occurred when Fatima came into the village? The drought of 3 years ended and it started raining as soon as she entered into the village. Why did Fatima not like Mehfooz Ali? Because he used to stammer, he was a grotesque, he was very odd and ugly, and he did not speak in a clear voice. So she did not like Mehfooz Ali. Why did Aftab open the door 3 times during the night? Aftab was worried about his son. He was oddly waiting for him, so he opened the door 3 times when the wind knocked the door. जब हवा की वजह से दरवाजे हिल रहे थे तो उसको हर बार लग रहा था कि उसका बेटा लौट आया है, and that is why he opened the door 3 times. Was anybody knocking at the door? No, it was the wind. But the fourth time, his son banged the door. Why was it not easy to cross the boundary? How were people checked while crossing the border? So it was not easy to cross the boundary क्योंकि रेंजर्स वगैरह जो है वो बाइनोक्यूलर्स से उन पर नजर रखते थे। सेकेंडली जो मिराज इफेक्ट है और रेत में चलना बहुत मुश्किल होता है, देयर इज एक्सट्रीम हीट देयर। मिराज इफेक्ट होता है, रेत उड़ उड़ करके आंखों में आती है, एंड दैट इज व्हाई इट वाज वेरी डिफिकल्ट।
हाउ वर पीपल चेक्ड while क्रॉसिंग द बॉर्डर, तो वहां पर चौकियां पोस्ट बनी हुई हैं जहां से रेंजर्स अपनी बायनोक्यूलर्स पर उन पर नजर रखते हैं. Why was Fatima happy despite she was leaving her country as well as home? She was happy that now she was going to marry the person she liked. She was going with her love. और दूसरी बात, she was getting rid of महफूज अली. उससे उसको छुटकारा मिल रहा था एंड जिससे वो शादी करना चाहती थी उसके साथ वो जा रही थी. ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एक बार आप करके देखना. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम नेक्स्ट क्लास में पहले इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6, ट्रबल इन बोहेमिया. इज इट क्लियर? And read the lesson again. If there is any problem, you can ask me in the next class. Okay then. Goodbye.